नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 24 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 35 सवाल। यहां पर 50 में से 35 एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए कंटिन्यू करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आज के एग्जाम की यानी 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के सवाल। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करना। यहाँ पर पीडीएफ फाइल जो इस सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल जो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम ऐप में जाइएगा, शॉर्ट में आपको सर्च करना है @trend.gk और डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। पहला सवाल देखते हैं आपके। आर्टिकल 39(1) के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आर्टिकल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 39(a) का पूछा है। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है ना, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान बोलते हैं, काफ़ी उसमें अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट में 3 प्रमुख आर्टिकल ऐड हुए हैं। एक तो 39(a) जोड़ा गया, 43(a) जोड़ा गया और 48(a) जोड़ा गया। तो यहाँ पर 39(a), 43(a) और 48(a) ये जो डीपीएसपी के रूप में ऐड किए गए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। 39(a) में क्या है, जो गरीब तबका है और जो कानूनी सहायता अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए फ्री कानूनी सहायता, ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके, ये आर्टिकल 39(a) में है। 43(a) में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। जो लेबर है उद्योगों में, उनकी भागीदारी के लिए क्या कदम उठा रही है राज्य, वो 43(a) में है। 48(a) में रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगल एवं वन्य जीव की रक्षा, बिल्कुल पर्यावरण संबंधित, जंगल और वन्य जीव संबंधित उनकी रक्षा के लिए आर्टिकल 48(a), ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। अगला सवाल जो अनुच्छेद का ही है, उससे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक आप मॉक नहीं देते हो तब तक आपके 50% ही तैयारी कंप्लीट हो पाती है। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पर डील आ चुकी है। न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अभी आपके पास अवसर है 24 से 26 नवंबर के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो, अब तो एक तो आपको पता होना चाहिए पास प्रो में क्या मिलता है। प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट देंगे ना, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। उसकी हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो और देखो कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ो। और अभी जो डील का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड में, टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये है कि 1 वर्ष की जो यहाँ पर वैलिडिटी मिल रही है, इसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 700 एग्जाम्स कवर होते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जैसे एसएससी जीडी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, अभी पास ले लो। 1 साल में जैसे रेलवे का एग्जाम आ गया, ये सेम पास आपके काम आ जाएगा। तो फायदा उठा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिमिटेड टाइम के लिए डील है, ध्यान रखना। सवाल है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, किस आर्टिकल में ऐसा वर्णन है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39(d) में बात की गई है। तो डी यहाँ पर 39(d) डीपीएसपी है। समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष को मिले और जो वेतन पुरुष को मिल रहा है वो स्त्री को मिलना चाहिए उसी सेम कार्य के लिए। 39(a), (b), (c), (d)। अब 39(a) का तो बात कर चुके हैं अपन, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए जो एक तरीके से फ्री विधिक सहायता, कानूनी सहायता मुहैया कराएगी सरकार। 39(b) में क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सी क्या है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है। डी में है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के सवान्य स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हो, जो उनके अनुरूप रोजगार हो वहीं पर जाना पड़े, इस टाइप से राज्य को व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर नाडा की फुल फॉर्म। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो खेलों में ड्रग्स वगैरह का बैन रहता है, आप ड्रग्स वगैरह का सेवन करके स्पोर्ट में भाग नहीं लेते हो, तो ये सभी ध्यान रखनी है, रेगुलेट करती है, नाडा करती है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा की स्थापना है, ये भारत में 24 नवंबर 2005 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, आपको पता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, जिसमें भारत की रैंक रही है 4थी और भारत के टोटल 61 मेडल थे। इन 61 में 22 प्लस 16 प्लस 23 है, यानी 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। तो कितने गोल्ड है, 22 गोल्ड है।
और जो यहाँ पर 22 गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, इनका भी ध्यान रखना ये कौन से स्पोर्ट से हैं। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में जीता है मीराबाई चानू और लाल रिनुंगा, जेरमी लाल रिनुंगा, ये वेट लिफ्टिंग की है। अचिंता शेउली, ये भी वेट लिफ्टिंग की है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे लॉन बॉल्स में लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की, ये हैं लॉन बॉल में। टेबल टेनिस में हरमित देसाई, सानिल शेट्टी, शरत अचांता और सत्यम गणेशकरण, ये है टेबल टेनिस में। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर हैं। बाकी रेसलिंग में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड जीता। विनेश फोगाट, नवीन मलिक। और टेबल टेनिस में भाविना पटेल टेबल टेनिस से। बॉक्सिंग से नीतू घांगास और अमित पंगाल है। एथलेटिक्स से हैं ई पॉल। बॉक्सिंग से निकास जरीन हो जाएगी। टेबल टेनिस से शरत अचंता और सृजा अकुला है। बैडमिंटन से पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी हैं और रंकी रेड्डी, शरत अचंता, ये सभी टेबल टेनिस के बैडमिंटन के। नेक्स्ट अपना सवाल है तंजावुर चौकड़ी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो यहाँ पर चौकड़ी है यानी 4 भाई है, तंजावुर ब्रदर्स है ये, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तंजौर के 4 भाई है, नाम है चिन्नई, पोन्नई, शिवानंदम तथा वडिवेलु। तो ये 4 भाई है चिन्नई, पोन्नई, शिवानंदन, वडिवेलु, ये भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत का इसमें योगदान दिया इन्होंने। तो तंजावुर चौकड़ी 4 भाइयों की भरतनाट्यम की चौकड़ी है, भारत की चौकड़ी है। गदाम पदमजा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों गदाम पदमजा रेड्डी हो गए, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी हो गए, ये कुचिपुड़ी के डांसर हैं। और जो गदाम पदमजा रेड्डी हैं इनको पद्मश्री दिया गया 2022 में कला के क्षेत्र में। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है। नोकरेक नेशनल पार्क है मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम आबादी है सिक्किम की, सिक्किम के बाद मिजोरम की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी में जीओ में होने वाला लगातार परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इकोसिस्टम में जो लगातार परिवर्तन होता है उसे एवोल्यूशन बोलेंगे, विकास बोलेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सभी रूपों में परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है एवोल्यूशन। क्रमिक जो निरंतर चलता रहता है वो विकास है, एवोल्यूशन है। महिला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है। महिला अंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। महिला अंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। उत्तर प्रदेश की मकरूर उन्नाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। माई टाइम्स जो आत्मकथा है वो दोस्तों JB कृपलानी की है। किसकी है, जीवात्राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो जीवतराम भगवान दास कृपलानी, JB कृपलानी शॉर्ट में बोलते हो, माई टाइम्स, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 किस अधिकारी से संबंधित है। तो देश का मुख्य विधि अधिकारी आपको पूछा, जिसे आप महान्यायवादी बोलते हो, अटॉर्नी जनरल बोलते हो। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के जो योग्य हैं वो कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर देंगे, राष्ट्रपति जी। और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट अपना सवाल है किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है वो फराह खान ने जीता है 2021 में। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। जनधन योजना की शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त 2014 को की गई। इसकी घोषणा है PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी और इसको लॉन्च है फिर 28 अगस्त 2014 को किया गया। और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जनधन योजना। और इसमें 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोलकर वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर नाम दर्ज कराया गया। बाउंसर किससे संबंधित है। बाउंसर टर्म है ये क्रिकेट की टर्म है। नेक्स्ट अपना है कोनेस्वम टेम्पल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो कोनेस्वम टेम्पल है ये श्रीलंका में मंदिर है, श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में है कोनेस्वम टेम्पल। बाण गंगा उत्सव किस भगवान को समर्पित है। बाण गंगा है दोस्तों भगवान राम को समर्पित है। मुंबई महाराष्ट्र में इस उत्सव को मनाया जाता है। ये जनवरी महीने में महाराष्ट्र पर्यटन विभाग निगम प्लस इंडियन हेरिटेज सोसाइटी मुंबई की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता है। भगवान राम को समर्पित है बाण गंगा उत्सव। इसका नाम मालाबार हिल्स में वोकेश्वर मंदिर परिसर में बाण गंगा टैंक नामक पवित्र जल टैंक पर आधारित इसका नाम रखा गया है।
सोवना नारायण का संबंध किससे है? सोवना नारायण है दोस्तों कथक नृत्यंगना। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जो रासो है चंद्रवरदई ने इसको लिखा है। पृथ्वीराज रासो कविता में पृथ्वीराज चौहान जो राजस्थान के शासक रहे हैं, इनके जीवन को अमर किया गया है, इनके जीवन के बारे में वृत्तांत है। नेक्स्ट अपना है 1913 में मुस्लिम लीग में कौन शामिल हुए? तो 1913 में पूछा मुस्लिम लीग में कौन शामिल हुए, तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए। मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इसको गठन किया था, फाउंडर है ख्वाजा सलीमुल्लाह। कब गठन किया गया था? 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश में जो ढाका है जगह, वहां पर हुआ था, ब्रिटिश भारत में। पृथक पाकिस्तान की मांग कब की गई? अलग पाकिस्तान की मांग की थी दोस्तों, मुस्लिम राज्य जो अलग बनाने की मांग है वो मुस्लिम लीग का जो लाहौर सत्र था 1940 में, तो 1940 के लाहौर सत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राज्य के रूप में बनाने की अपनी मांग की थी। 1940 के लाहौर सत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब की थी ये पूछा, तो 1940 में की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट यहाँ पर किस मौलिक कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रावधान है? तो ये पहले ही मैंने ट्रिक्स के रूप में बताया था। भाई प्रकृति की बात आती तो आप जी लगाएंगे, प्रकृति के लिए जी लगाना बनता है, प्रकृति है तो अपना अस्तित्व है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा आपको करनी है, उसका संवर्धन करना है। ये 51 का जी का मौलिक कर्तव्य है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं ट्रिक के रूप में, सभी आपको पता होगा, याद होगा। 51 क में ये सभी आते हैं, शुरुआत ए से होती है, भाग 4 क में ये, ठीक है। तो ए में क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। ए वाला तो सभी को पता है, संविधान का पालन करना है, उनके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, उसका आदर करना है। 51 का बी में क्या है? तो बी भी इजी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है उसको हृदय में रखना है। सी में 3 चीजें हैं, सी ए बी सी 3, तो ए प्रभुता, एकता, अखंडता, तो सी में प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है। डी में डॉन रहना, भाई देश की रक्षा करनी है आपको, डी में। ई में आपको क्या करना है? इक्विलिटी, जो भ्रातृत्व की भावना है, समरसता, समानता की भावना लोगों के प्रति, वो ई में। एफ में आपको संस्कृति को फेल नहीं होने देना, संस्कृति को एफ मत कर देना, फेल मत कर देना, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उसका निर्माण करना है। जी में प्रकृति के लिए जी लगाया। फिर एच है तो वो है वैज्ञानिक, एच है तो वैज्ञानिक है। तो हम सभी क्या है? वैज्ञानिक होना चाहिए, अपन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए हमको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना है एच में। आई होता है, आई का मतलब मैं है, लेकिन इसका उल्टा करो, मैं मत रखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, सार्वजनिक जो चीज़ है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको सुरक्षित रखना है। फिर जे में क्या होता है? जे में आपकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ना है। के में माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, के को ऐड किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 ही ऐड की गई थी। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आरपीएफ एग्जाम में 2018 में सवाल आ चुका है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे प्रांतीय स्वायत्तता के साथ बदल दिया। तो ये 1935 के एक्ट में क्या किया? प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई, द्वैध शासन को खत्म किया गया। संरचनात्मक भाग तो भारत सरकार एक्ट 1935 से लिया गया, लेकिन संघीय प्रकृति जो संविधान में है ना, वो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट वाला है, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कब किया गया? आम बजट और रेल बजट हैं, पहले अलग अलग पेश होते थे। जो इसका विलय किया गया वो 2016 में घोषणा हुई, और 2017 का जो बजट पेश किया गया ना, उसमें आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ थे। तो 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश हुआ था, आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ थे। इसकी घोषणा 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की गई थी। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब से शुरू हुई थी? 1924 से कंटिन्यू रेलवे के लिए अलग बजट पेश किया जा रहा था, जो कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ऐसा किया जा रहा था। आपको बता दूं, हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। तो कैसा शब्द है? तो हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट के स्थान पर शब्द है, जो आर्टिकल 112 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। अगला सवाल है, चूने के पानी से CO2 को प्रभावित करने से क्या होगा? चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंतर्गत आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जो चूना बन जाएगा एक तरीके से पानी दूधिया हो जाएगा, ये श्वेत कलर का हो जाएगा, और जल इसका बाई प्रोडक्ट है। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण कल भी सवाल था, तो उसमें यहाँ पर ए किसको संदर्भित करता है? कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए का मतलब है, देखिए 5 प्रकार का इन्होंने वर्गीकरण किया था, ABCDE। तो ए यानी उष्ण कटिबंधीय, ए उष्ण कटिबंधीय, बी शुष्क है। तो शुरुआत में धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं? गर्मी से
सर्दी की तरफ आ रहे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय ए, बी शुष्क है, सी में समशीतोष्ण है, डी में महाद्वीपीय, ई में पूरे पोल पे चले गए जहाँ पर सर्दी रहती है। ए में उष्ण कटिबंधीय, बी में शुष्क, सी में समशीतोष्ण, सी में क्या है सम, सी सम है, डी में महाद्वीप है, डी में क्या है अपना द्वीप है, डी में द्वीप है, सी में समशीतोष्ण है, बी में क्या शुष्क है, ए में उष्ण कटिबंधीय, ई में पोल है। ठीक है, तो शुष्कता के मौसम को छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है और आगे इसको FMWS में भी वर्गीकृत किया गया है। F का मतलब है कोई शुष्क मौसम नहीं दर्शाता है, M यानी ये मानसून जलवायु को दर्शाता है, W यानी ये शुष्क मौसम का संकेत देता है सर्दियों में, S यानी ये गर्मी के शुष्क मौसम, S समर गर्मी के शुष्क मौसम, W विंटर के शुष्क मौसम, M ये मानसून जलवायु। तो शुष्क में ये 5 और कैटेगरी है, ये भी ध्यान रखना। थोड़ा बड़ा है, इसका वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा जल्दी आपको, अभी जो छुट्टी है 2-3 दिन। डिस्कस थ्रो स्पोर्ट में डिस्कस का वजन कितना होता है? डिस्कस थ्रो स्पोर्ट में डिस्कस पुरुषों के लिए होती है 2 किलोग्राम और महिलाओं के लिए होती है 1 किलोग्राम। तो पुरुषों के लिए जो डिस्कस रहती है उसका व्यास होता है 22 सेंटीमीटर का व्यास होता है पूरा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए उसका व्यास होता है 18, पुरुष के लिए होता है 22, 2 केजी होती है, महिलाओं के लिए 1 केजी होती है, 18 सेमी व्यास की होती है। और यहाँ पर जो पुरुष और महिला खड़े रहेंगे ना वो 2.5 मीटर के 2.5 मीटर व्यास के घेरे में रहेंगे। इसके अंदर आपको सब कुछ करना है, डिस्कस को फेंकना है, 2.5 मीटर व्यास का ये घेरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कौन सी? अब खरीफ की फसल देखेंगे, जो अपने मानसून की फसलें हैं ना वही खरीफ की फसलें, यानी जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास काटते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में ये फसलें बोई जाती हैं। और यहाँ पर जो खरीफ की फसल है, खरीफ शब्द का अर्थ है ना अरबी भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है पतझड़। मक्का, चावल, ज्वार, रागी, मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, सूरजमुखी, सन, नाइजर सीड, कपास, तुअर, कुल्थी, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। आप देखेंगे खरीफ फसल और वनों के प्रकार, यूट्यूब पे सर्च करना फसल और वनों के प्रकार टॉप ट्रेंडिंग जीके लगा कर, या तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये खरीफ रबी की फसलें हैं और भी मैंने उसमें बताया है। झूम खेती का भी जो सवाल आया वो उसमें बताया गया है और उसमें रैंक क्या है इन सभी फसलों में, कौन से राज्य कौन सा देश टॉप है उत्पादन में। और उसमें मिलेट्स के भी बारे में बात की गई। रागी मिलेट्स हैं, बाजरा क्या है, बाजरा भी मिलेट्स हैं, कोडो मिलेट्स हैं, कुटकी है, ठीक है, बर्नयार्ड है। हाल ही में एसएससी ने सवाल पूछा है कि बर्नयार्ड, कुटकी, कोडो, रागी या फिर फॉक्सटेल, ये क्या लिटिल, ये क्या है? ये मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है उसे मिलेट्स बोलते हैं। सारनाथ पिलर पर किसकी नक्काशी की गई है? सारनाथ पिलर पर दोस्तों सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर के एक ही खंड से ये बनाया गया, उसी पर नक्काशी की गई है। सम्राट अशोक के समय उत्तरी भारत की राजधानी क्या थी? तो उत्तर पश्चिम की राजधानी थी तक्षशिला और दक्षिण भारत की राजधानी थी स्वर्णगिरी। पूर्वी भारत की थी तोशाली और पश्चिमी भारत की थी उज्जैन। तो याद रखिएगा, दक्षिणी भारत स्वर्णगिरी, तक्षशिला थी उत्तर पश्चिम की और पश्चिमी की उज्जैन थी, तोशाली थी पूर्वी भारत की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राज्यों के लिए अनुदान या अतिरिक्त वेतन कौन मांग सकता है? अब अनुदान राज्यों के लिए 2 टाइप के हैं। एक तो अनुदान में एक्चुअल में राज्यों को जरूरत है, रुपए की जरूरत है, आवश्यकता है, राज्य के पास है नहीं, उस केस में वित्त आयोग दे देता है अनुदान। और एक वो अनुदान जिसमें राज्य के पास फंड तो है फिर भी सरकार उनको देना चाहती है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे आपदा वगैरह आ जाए उस केस में, तो वो होता है, उसको भारत सरकार देती है अनुदान। तो 2 अलग टाइप के अनुदान है। तो संविधान का एक तो आर्टिकल 275 कहता है जिसमें वित्त आयोग उन राज्यों को अनुदान की मात्रा के साथ सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए अधिष्ट किया जाता है जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता होती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग जो भी आवश्यकता है वो उनको प्रोवाइड कराता है वित्त आयोग आर्टिकल 275 के तहत। आर्टिकल 282 कहता है वित्तीय संसाधनों के मौजूद वितरण के होते हुए भी यहाँ पर उनके पास संसाधन है वित्तीय, उसके बावजूद केंद्र सरकार है वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग है, भारत सरकार वो प्रोवाइड करा सकती है अनुदान, कोई आपदा वगैरह आ जाए तो। सोने के सिक्कों की शुरुआत किस वंश ने की थी? तो सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी कुषाण वंश ने। सबसे पहले कडफिसेज द्वितीय कुषाण सम्राट जिसने सबसे पहले मौजूदा तांबे और चांदी के सिक्कों के स्थान पर सोने के सिक्के प्रचलन में लाए थे। तो कुषाण वंश द्वारा सोने के सिक्कों की शुरुआत हुई। अकबर है वो एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने सोने के सिक्कों के 26 प्रकार किस्म है वो टाइप जारी किए थे। अब यहाँ पर गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक तरीके से यहाँ पर सोने के सिक्के जारी किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सिक्के मौर्य काल में मिले हैं, कोई भी सिक्का वो सबसे अधिक मौर्य वंश में मिले हैं। श्रीनगर का मंदिर था किस धर्म को समर्पित है? तो एग्जैक्ट मंदिर का नाम नहीं पता है तो ये बता सकते हो। इसके अतिरिक्त 10-15 सवाल और रह गए हैं, वो जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, थर्ड शिफ्ट के वीडियो में जल्द मिलेंगे।
तो न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी अवसर है टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 26 नवंबर से पहले पहले कर देना। धन्यवाद।